हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। एक टॉपलिंग का कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाला है, तो आप क्वेश्चन एक बार खुद से रीड करके एक बार ट्राई करिए, देन सॉल्यूशन देखिए। तो देखो, टॉप ऑफ द सिलेंडर और मास हैंग किया हुआ है, ठीक है, और एट व्हाट मिनिमम रेशियो m/m विल द सिलेंडर टिल्ट। तो सिलेंडर टिल्ट करवाना है हमें, ठीक है। तो टिल्ट करवाने के लिए, टिल्ट करने का मतलब देखो, मैंने इधर डायग्राम एक छोटा सा बना रखा है कि टिल्ट करने का मतलब है कोई चीज अगर ऐसे रखी हुई है ना, तो इस तरीके से हो जाए, यूं हो जाए। टिल्ट करने का मतलब समझ गए, एक सिलेंडर रखा हुआ है टेबल के ऊपर और ऐसे टिल्ट कर जाना चाहिए। तो देखो, टिल्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके टॉर्क देखूंगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं, तो टेंशन का टॉर्क बताओ, यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी टेंशन। और बताओ, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी ना, वैसे वैसे यहां से कांटेक्ट छूटेगा इसका। यहां से, जहां से को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से कांटेक्ट छूटेगा और सारा सारा कांटेक्ट बिल्कुल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आके एंड पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कांटेक्ट छूटता जाएगा और सारा आखिरी में कांटेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन पूरी कहां पे आ जाएगी, एकदम किनारे पे आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। अब और भी ज्यादा टेंशन मैंने करी, टेंशन बढ़ा रहा हूं, उसी वजह से कांटेक्ट यहां से छूटता गया और सारा कांटेक्ट यहां आ गया। अब मैंने और ज्यादा टेंशन करी, तो बस अब ये टिल्ट कर जाएगा, गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टेंशन का टॉर्क, टेंशन किधर घुमाना चाह रही है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन इसको किधर घुमाना चाह रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो टेंशन का टॉर्क अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में ये टिल्ट कर जाएगा। तो मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का तो टॉर्क लेना नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही mg पास करता है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट को ही क्यों चुना, मैं एंड पॉइंट को भी चुन सकता था टॉर्क लिखने के लिए। बेटा, एंड पॉइंट को मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंड पॉइंट जो है ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो आगे भी तो जा रहा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी तो कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन भी तो कर रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखूंगा, मतलब इस पॉइंट पे खड़े होकर अगर मैं काम करूंगा, तो मैं किस फ्रेम में आ जाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाऊंगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में मुझे आते ही क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स का भी फिर मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा। बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब मैं लिख रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा हो गया, मुझे सूडो फोर्स लगाना तो फिर भी पड़ेगा, पर उसका टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो टॉर्क कहां से पास कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर जाएगा। सॉरी, वो जो सूडो फोर्स है वो कहां से पास कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर जाएगा। इसलिए सूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके अबाउट लिखता तो मुझे सूडो फोर्स का टॉर्क भी लिखना पड़ता, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पे टॉर्क लिखना है। तो टेंशन का टॉर्क अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो उस केस में ये टिल्ट कर जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि टेंशन का टॉर्क शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क। बस वहीं से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, अब अपना पर्पस क्या है बेटा, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालना अपना पर्पस है। उसके लिए अपन जाते हैं, फिर आखिरी में टॉर्क पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं इसके ऊपर। तो इस पे इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा, तो टेंशन निकालनी है। देखो, सबसे पहले तो एफबीडी तो तुम बना ही लोगे, इसका टेंशन इधर फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो मैं कैपिटल एम वाले ब्लॉक के ऊपर पहले इक्वेशन लिखता हूं। तो टी इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे, टी इक्वल टू लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये लिख दी, किसके लिए, इस वाले के लिए। अब नीचे वाले इसके लिए बताओ क्या होगा, टेंशन टी इधर, क्योंकि पुली वगैरह सब आइडियल है, इसमें कोई टेंशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पुली को रोटेट नहीं कर रही। तो फिर अब यहां पे क्या करें, यहां पे क्या करेंगे भाई, एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, स्मॉल एम इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने बोला कि हमें टेंशन सबसे पहले निकालनी है, फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, देन अपन टॉर्क के ऊपर आएंगे। तो चलो, इन दोनों को मैं सॉल्व करके सबसे पहले टेंशन निकालता हूं। तो देखो, 1 और 2 को मैंने कर दिया ऐड, तो 1 प्लस 2 कर दिया, टी टी कट हो गए। तो क्या बन गया बताओ, ये एम जी इज इक्वल टू क्या बन गया, एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या बन गया, ए। तो ए का जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस एम आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब टी भी निकल गया, बताओ यहां से, तो टी भी बेटा निकल गया। देखो, टी के लिए ये इस तरह से लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। तो अब यहां पे टी निकालना है, तो टी के लिए दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू हुई एम जी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ये टी का आंसर हुआ, टेंशन का आंसर अपने पास ये आ गया। चलो ठीक है, टी तो आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन में तो सीधा सीधा बात है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इसको एक काम करता हूं ना, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 लिख देता हूं। चलो भाई, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दी।
अब इसके बाद में सुनो, अब इसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन में तो बड़ा आसान है, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन इसको किसके बराबर कर दोगे, एम जी के बराबर कर दोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन को एम जी के बराबर कर दोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बस अब क्या करोगे, नेट टॉर्क सी के अबाउट क्या करना है, 0 करना है, तो नेट टॉर्क मतलब सिग्मा टॉ इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिख रहा हूं, सबसे पहले टेंशन का टॉर्क लिख रहा हूं, तो टॉर्क क्या होता है बताओ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है, तो बताओ भाई आर परपेंडिकुलर कितना हुआ, पूरी हाइट जो सिलेंडर की दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई, वो पूरी हाइट एच दे रखी है, डायग्राम में देखो एच दे रखी है, तो यहां से कितना हुआ वो h/2, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ मतलब h/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसके अलावा बताओ नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ये वाली नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो नॉर्मल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो ये कितना हुआ बताओ, h/2 का आधा करो, h/2 का आधा करो, ये पूरा h/2 उसका आधा करो, h/4 हुआ। और डायरेक्शन भी उसकी रिवर्स है, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज, मान लो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो h/2 और नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क के लिए मैं लिखने जा रहा हूं n इंटू h/4 इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, n इंटू h/4 इक्वल टू 0 कर दो। तो अब यहां से चेक करो भाई, अब दोनों चीजों को पुट कर दो, यहां से h हटा दो, h हटा दो, टेंशन और नॉर्मल अपने पास है ही, तो यहां से तुम देखो t/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। तो टेंशन तुम्हारे पास ऊपर लिखी हुई है, टेंशन तुम्हारे पास लिखी हुई है, देखो तो टेंशन जो है वो अपने पास कितनी आ गई, टेंशन विल बी दिस m g अपॉन m+m और साथ में क्या था 1/2 इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन देखो ये रही कैपिटल M इंटू जी, तो कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय 4, ये लो। बस अब एम जी बोथ साइड से क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, एम जी बोथ साइड से कैंसिल कर दो। तो अब चेक करना, देखो अपन ये 2 की भी कटिंग कर सकते हैं, तो 2 की भी कटिंग कर देते हैं, तो ये देखो ये 2 की मैंने कटिंग कर दी, 2 बच गया यहाँ पे। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना आसानी से, तो 2m इज इक्वल टू क्या बना भाई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हमें क्या निकालना है, स्मॉल m बाय कैपिटल M निकालना है। तो चेक करना 2m माइनस m, इसको इधर लेके आ जाओ, तो m बचा इक्वल टू कैपिटल M बचा, तो स्मॉल m बाय कैपिटल M का आंसर बेटा क्या आ गया, 1। दिस इज द फाइनल आंसर।